हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ओवरहेड। हालांकि इसको हम कल करने वाले थे बट कल लेबर ने ही इतना टाइम ले लिया। तो फ्रेंड्स, ओवरहेड चैप्टर में यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं। हालांकि एमसीक्यूज तो बहुत हैं जो कि हमने टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से उसके थ्रू मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ ऑलरेडी हमने किए थे, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये रिवीजन प्लस एड ऑन्स, क्योंकि अब हमारे पास समय है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हम सेफ होकर जाएं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि अभी हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर ऊपर, हालांकि मैं पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके सारे पॉइंट्स को। बट मैं कुछ मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर एमसीक्यूज अक्सर इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में इसके एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। कुछ एमसीक्यूज में ऊपर, जैसे मैंने कहा कि मैं डिस्कस कर भी रहा हूँ, तो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। हम कर रहे हैं यहाँ पर ओवरहेड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात हो रही है, देखिए, सबसे पहले हमें कुछ टॉपिक जो समझने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कुछ टर्म्स को, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया होता है। टर्म्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम इसको, ताकि हमें एक क्लैरिटी हो जाए। देखिए, कोस्ट का एलोकेशन क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है। फिर कोस्ट का अपॉर्शनमेंट, फिर एक वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। ये है क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है ओवरहेड क्या है। ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड मतलब आपके ऐसे खर्चे, ध्यान देंगे, जैसे आपका मटेरियल है, जैसे आपकी लेबर है, ये आपको पता है डायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है। इनमें ही इनडायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं। इनमें ही क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट खर्चे। अब वो इनडायरेक्ट खर्चों को कैसे एलोकेट करें, तो उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली ओवरहेड में डाल देते हैं। और ओवरहेड में जब हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन का ओवरहेड भी होता है, सेल्स का ओवरहेड भी होता है, एडमिन का ओवरहेड भी होता है। तो इन तीन कैटेगरीज को भी हम अक्सर देखते हैं। जो ये ओवरहेड के खर्चे होते हैं, इनको बाइफरकेट हम कर देते हैं तीन कैटेगरी में। तो ये आपने पड़ा हुआ है सारा, है ना, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना। तो ओवरहेड क्या है? वो खर्चे जो कि हम डायरेक्ट किसी पे एलोकेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है? बांटना पड़ता है। उसकी क्या स्टेजेस क्या हैं, स्टेप क्या हैं, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं फटाफट से। कई बार क्या होता है, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपॉर्शनमेंट। पहले तो इन दो शब्दों को समझिए। एलोकेशन कहाँ यूज होगा? ध्यान देंगे, एलोकेशन कहाँ यूज होगा? जहां पर हमें पता लग जाता है डायरेक्टली। ध्यान देंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सीधा एग्जांपल पे ही आते हैं। एक मीटर किराया है, मीटर किराया किसी डिपार्टमेंट का। एक कंपनी है, एक कंपनी है, मान लीजिए ए कंपनी है, इसके तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ई, एफ, जी, ये तीन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इनमें इनके अलग अलग मीटर लगे हुए हैं बिजली के, इनके अलग अलग मीटर लगे हुए हैं, इन सबके मीटर लगे हुए हैं। अब मीटर का खर्चा आता है, मीटर के जो ओवरहेड खर्चे हैं, मीटर के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट इसके मीटर के खर्चे इस पर डाल सकते हैं हम डायरेक्ट। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन, जिसके हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। ऐसे खर्चे जिसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। और वो खर्चा ओवरहेड का होना चाहिए। वो खर्चा कौन सा होना चाहिए? ओवरहेड का वो खर्चा जो कि हम किसी डिपार्टमेंट पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। हालांकि मैं ये पीडीएफ देने वाला हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन कर रखा तो कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर मैं दे रहा हूं। उसके बाद ये तो डायरेक्ट पता था, ध्यान देंगे, कॉस्ट एलोकेशन सबसे पहले हम एलोकेट, जो डायरेक्ट पता है हम वहीं डालेंगे ना पहले। अब कुछ चीजें हमें डायरेक्ट नहीं पता चलती कि इसका कौन से डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, ई के साथ है, एफ के साथ है, जी के साथ है। कुछ खर्चे हमें पता नहीं चलते कि डायरेक्टली किसके साथ है। ये मीटर किसका है, जैसे मीटर का तो पता था। उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण नहीं लिए, उदाहरण जैसे कई खर्चे हो सकते हैं। कोई, जैसे आप ले लीजिए, कोई मैनेजर असाइन किया हुआ, आपने क्या कर रखा है? कोई मैनेजर रखा हुआ है। अब किस मैनेजर ने कितनी देर काम किया, और मैनेजर की सैलरी फिक्स जाती है, डायरेक्टली पता नहीं है। तो उसको आप निकालोगे, उसको क्या करोगे? उसके खर्चों को क्या करोगे? आप निकालोगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? उसका अपोर्शन करोगे, उसके टुकड़े करोगे, उसका बेसिस, आधार निकालोगे। जिसको डायरेक्ट ढूंढ सकते हो एलोकेशन कहते हैं, जिसको डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ एक वर्ड और आता है, रीअपॉर्शनमेंट, पुनः। री का मतलब पुनः। अब होता क्या है, कई बार ये भी कर दिया ना आपने, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है।
फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। और ये प्रॉब्लम कहाँ आती है अक्सर, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, जैसे ए और बी, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, कार बन रही है, तो कार के एक इसमें पार्ट्स बनते हैं और इसमें कार क्या होती है, इसमें कार का कुछ और पुर्जे बनते हैं, मतलब बड़े पुर्जे बनते हैं। उसके बाद क्या है, सी और डी, ये क्या करते हैं, ये क्लीनिंग करते हैं लास्ट में। इसमें पार्ट्स बने, इसमें पार्ट्स को जोड़ा, इसमें पार्ट्स की क्लीनिंग कर दी और इसमें लास्ट में कार को पॉलिश कर दिया और कार तैयार हो गई। तो मतलब इसमें सर्विस वाले डिपार्टमेंट भी हैं और इसमें पुर्जे बनाने वाले डिपार्टमेंट भी हैं, पार्ट्स बनाने वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये अपॉर्शनमेंट के खर्चे जो अपॉर्शनमेंट करेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका दोबारा से इनमें कैसे बांटा जाए, इनमें कैसे बांटा जाए वो निकालते हैं। और इसमें भी निकाल के देखिए, सर्विस के ऊपर भी निकाल के कोई फायदा नहीं है अगर वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। अगर सर्विस कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही तो भी उसके ऊपर खर्चे डाल के कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमें कहाँ खर्चे डालने पड़ते हैं, ए और बी पे, प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना है, ये डायरेक्ट एलोकेशन हो जाए डायरेक्ट, और यहाँ पर जिसको डायरेक्ट ट्रेस ना कर सको उसको अपॉर्शनमेंट। क्या सर हमें इसको समझना जरूरी है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, सीए के लिए जरूरी था ये, बट फिर भी मैं उसको अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एड ऑन करना जरूरी था, ठीक है। एग्जाम में आने का चांस ना है। क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देख लीजिए। मैं अभी ऊपर भी आऊंगा। मैंने अभी इसको छोड़ा है, एब्जॉर्प्शन को छोड़ा है, अभी मैंने इसको अभी छोड़ा है, फटाफट से इसको भी निपटाते हैं। अभी रीअपॉर्शनमेंट में क्या मेथड है, 3 मेथड है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड और थर्ड है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। हालांकि इसके आगे भी 3 जाके मेथड होते हैं, वो हमें याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 मेथड आप पढ़ लेंगे। हालांकि इसको पढ़ने के लिए मैंने थ्योरी भी दे दी थोड़ी सी, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि रीअपॉर्शनमेंट का कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये 4 नाम दे देगा, उनमें से ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। अब ये अब्जॉर्प्शन क्या, देखिए 2 चीजों को समझना है आपको। पहले हमने खर्चों को बांटा है, पहले स्टेप में हमने खर्चों को डायरेक्ट बांटा था, हमने पहले खर्चों को क्या किया था, डायरेक्ट बांटा था, एलोकेशन किया था। बाद में उसका क्या किया था, अपॉर्शनमेंट, स्टेप 2 अपॉर्शन किया था, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, उसका री अपॉर्शनमेंट किया था दोबारा से पुनः। और चौथे में हमने क्या किया, उसका अब्जॉर्प्शन किया। मतलब पहले तो हम खर्चे बांट रहे थे, पहले तो हम खर्चे बांट रहे थे, अब हमने उस खर्चों की वसूली शुरू की है। क्या किया हमने, वसूली। यार मैं खर्चे करता ही जाऊंगा, वसूली कब करूंगा। तो यहाँ तो मैंने अभी खर्चे बांटे थे, किसके ऊपर, प्रोडक्शन ए के ऊपर, प्रोडक्शन बी, असेंबल जो डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर। अब मैं उसकी वसूली कैसे करूंगा, वो वसूली आती है अब्जॉर्प्शन में। मतलब उसको सोखूंगा कैसे, मैंने खर्चे कर तो दिए, अब मैं उसको सोखूंगा कैसे दोबारा से, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। अब मुझे आउटपुट के आधार पर कितना हमने काम किया, उस पर मैं कैसे वसूली कर रहा हूं, वो मुझे चेक करना होता है, ठीक है जी। चलिए, तो चौथी स्टेज कौन सी आती है, वसूली करने की। 3 स्टेज में तो हमने क्या किया, बांटे गए बांटे गए बांटे गए, अब आती है वसूली। अब मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन, इसके कुछ फॉर्मूले थे जो कि मैं ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुका हूं। आपके पास भी अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी, कोई बात नहीं, आप अपनी बुक्स आप लोगों के पास होंगे, तो मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन के फॉर्मूलाज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हम फॉर्मूलाज के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, उसमें देखिए वसूली का एक आधा फॉर्मूला मैं बता देता हूं। वो ये कहेगा कि मान लो भैया खर्चा आपका अब्जॉर्प्शन, खर्चा कितना हुआ था जब आपने निकाला ओवरहेड का, मान लो 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है। अब उसको कैसे निकालोगे, उसका बेस क्या रखोगे, यहाँ पर क्या आएगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस देता है आपको। कौन कौन से बेसिस दे देता है वो आपको निकालने के लिए, वो आपको कहता है कि भैया आप ऐसे करो, यहाँ पर मैं आपको बेस दे देता हूँ, 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर वो कहेगा कि 1 लाख घंटे काम किया था हम लोगों ने, 1 लाख आवर्स, मैन आवर्स। तो आप क्या करोगे, 1 लाख घंटों से डिवाइड कर दोगे, तो 10 रुपए मैन घंटा, मतलब एक आदमी के घंटे के ऊपर आपने कितना खर्चा अब्जॉर्ब किया है, 10 रुपए पर घंटा। अब वो कहे कि नहीं 1 लाख घंटे नहीं, 10,000 मशीन आवर, मतलब 10,000 घंटे मशीन चली थी, तो आप 10,000 घंटों से मशीन को डिवाइड कर देना। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपका ना वो ये आंसर निकलवाता है और आपसे चेक करवाता है कि अगर मशीन आवर इतने हुए थे तो कितने रुपए घंटा आपने वसूल किया, ठीक है। इसको करने के बाद ध्यान देंगे, इसको करने के बाद वो चेक करता है कि आपने वसूली सही से करी, वसूली सही से करी या नहीं करी, नहीं करी तो कारण क्या थे, बस इतना ही वहां पर चेक करने का वो बोलता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको ये
ये कैपेसिटी वाला क्वेश्चन देखिए, इसको फटाफट से, ये कैपेसिटी वाला, ये क्षमता वाला, ये भी मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और मैंने ये हाईलाइट करके दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, मैंने ये आपको हाईलाइट करके दिया है, ये पढ़ना क्या है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज में आपको, ठीक है जी। अब ये मोटे मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी, ये क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम। मैंने एक फैक्ट्री बनाई, मैंने कहा इसमें भैया, मैंने एक फैक्ट्री बनाई, मैंने कहा इसमें मैक्सिमम ना 1 लाख यूनिट बन सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉल्ड। मैंने मशीनें इतनी लगा दी कि 1 लाख यूनिट बनाई जा सकती है, पर क्या एक्चुअल में बनाई जा सकती है, नहीं। ये थ्योरेटिकल कैपेसिटी है। ये क्या है, थ्योरेटिकल मतलब कागजों में है, ये कागजों में है, तो ये ध्यान रखेंगे इस टर्म्स को भी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, ये इंस्टॉल कैपेसिटी और ये थ्योरेटिकल कैपेसिटी, इसको हाईलाइट किया हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, इसको एक तो इसका नाम याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आज आप कितना उसका यूज कर पा रहे हो। अब प्रैक्टिकली कैसे, लाइट चली गई, मेंटेनेंस हो गई, रिपेयर भी होती है मशीनों की, तो मैं तो यही कह रहा था 8 घंटे, ध्यान देंगे, नॉर्मल क्या कहा था मैंने कहा देखो फैक्ट्री में ना मैंने मशीनें इतनी लगा दी कि 8 घंटे रोज काम होगा, ठीक है, 1000 लेबर उसके ऊपर काम करेगी डेली, महीने में 25 दिन काम होगा, ठीक है जी, महीने में 25 दिन काम होगा, और 52 हफ्ते, सॉरी 12 महीने, मैंने महीने वाइज लिखा है, तो 12 महीने। तो मैंने कहा भैया इतने घंटे मेरा काम होगा फैक्ट्री में, तो ये मेरी क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये मेरी क्या है, इंस्टॉल्ड। पर प्रैक्टिकली कितना काम हो रहा है, क्योंकि इसमें ये भी तो हो रहा है ना, संडे भी आ रहा है, या मतलब कोई और खर्चे भी आ रहे हैं, मतलब खर्चे बोल रहा हूँ सॉरी, किसी और कारण से काम नहीं हो पाया, मशीनें खराब हो रही है, ब्रेक डाउन हो गया, कोई आइडल टाइम है। अब 8 के 8 घंटे काम लेते हैं, तो 8 घंटे काम थोड़ी ना होता है, 15 मिनट मजदूर लेट काम करते हैं, आने जाने में टाइम लग जाता है, 15 मिनट जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं, मशीनें बंद करनी शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअल में काम कितना होता है, 7.5 घंटे, ठीक है। और 1000 के 1000 मजदूर रोज नहीं आते, मजदूर आते हैं 970 980, तो 970 आ गए। तो इस कारण से क्या है, मेरी प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, उतनी नहीं होती। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी में हम क्या बात करते हैं, आपने क्वेश्चन किया होगा, बजट का 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं, उसके बाद जब हम बात करने निकले तो हम पहुंच गए नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये देखिए नॉर्मल कैपेसिटी क्या कहती है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी मैंने बताया, नॉर्मल कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको और इसको पढ़ते समय आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि नॉर्मल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब ये लॉन्ग पीरियड, यहाँ पर आ जाए ओवर ए पीरियड, देखिए वर्ड क्या है यहाँ पर, ओवर ए पीरियड। जब आपको ये वर्ड मिल जाए, ओवर ए पीरियड, लॉन्ग पीरियड में हम लोग जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल कैपेसिटी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए अब हम उस डिटेल में नहीं जा सकते हर चीज को समझने में, पर आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है, यही आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में। आइडल कैपेसिटी वही जब छुट्टी होती है। आइडल कैपेसिटी के 2 रीजन मैंने कल भी आपसे डिस्कस किए थे, एक हो सकता है नॉर्मल और एक हो सकता है अबनॉर्मल। नॉर्मल को तो आप कॉस्ट बढ़ा देते हो, और अबनॉर्मल का क्या करते हो, अबनॉर्मल को हम कॉस्टिंग पीनल में ले जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम एक टेस्ट सीरीज ले रहे हैं जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन हम बात करते हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा हम क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 25 साल जो एग्जाम हुए हैं डिफरेंट, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम ले लीजिए राजस्थान में, इसी तरह से यूपी में, बिहार में, तो डिफरेंट कॉमर्स के एग्जाम्स हुए हैं, डिफरेंट क्लैरिकल लेवल पे, पीएसयू लेवल पे, तो उनके सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर टेकअप किया हुआ है, ठीक है। बाइलिंगुअल में मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चन, तो आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में जो फुल टेस्ट है, जो 20 फुल टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं कॉमर्स के, उसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपको इसको चेक कर लेना चाहिए। हमारी ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है जी। और हम पार्ट बी की भी जो टेस्ट सीरीज है वो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, और नए पैटर्न पे होगी। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, ये सारा होगा, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इस सबको हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये 10 से 15 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा। और हालांकि हमने अपना जो कोर्स है पार्ट बी का, अब मैं पार्ट बी के ऊपर आप लोगों का ध्यान बार बार दिलवाऊंगा। पार्ट बी का ये सारे टॉपिक आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, हालांकि अब मैंने प्राइस को बहुत कम कर दिया है ताकि आप लोग तसल्ली से खरीद पाएं, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, यानी कि जो ऊपर 299 वाली टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर शामिल है। चलिए, इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से और बना दूंगा,
तो अभी फ्रेंड्स हमने जिन टॉपिक्स को हल्का सा टच किया यहाँ पर उनको समझते हैं और इसको यहाँ लेते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मेरे अब जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये स्टार है, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड। इसमें आपको देखिए ये सारे याद करने हैं, इसमें आपको ये सारे याद करने हैं कौन सा किस में कवर होता है। पर मैंने यहाँ पर ये बोल्ड किया है, ध्यान रखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइमरी पैकिंग है तो यहाँ जाएगा। प्राइमरी पैकिंग मतलब कब होती है, जो शुरू की पैकिंग करके दे रहे हो आप, तो वो प्रोडक्शन पैकिंग का खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन ना आपको जगह जगह मिलेंगे, मेरे टेस्ट सीरीज में भी मिलेंगे और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिए, आप इन पॉइंट्स को नहीं मिस कर सकते। यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है, ठीक है, लीज रेंटल की बात कर रहा है। ये पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। हालांकि देखिए सैलरी पेड, अगर ऑफिस स्टाफ को आप पैसा दे रहे हैं तो ऑफिस के खर्चों में जाएगा, यानी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। अगर वेजेस पूछता तो वेजेस ऊपर चला जाता, फैक्ट्री में चला जाता, यहाँ आ जाता, ठीक है। सेल्समैन के पैसे जा रहे हैं तो सेल्समैन किससे रिलेटेड है, सेल्स से। तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से ओवरहेड के खर्चे कहाँ पर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बैड डेट्स का ध्यान देना है। ये देखिए सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस, हालांकि मैं पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना चाह रहा था, बट इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है आज की डेट में फिलहाल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये पैकिंग वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, सेल्समैन कमीशन को, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को, ठीक है, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस को। ये कुछ टर्म्स है जो मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं, आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, तो आप लाइटली नहीं ले सकते। और अगर आपको वो नहीं आता तो आप सोच लीजिए, एक जॉब का लोगों ने कहा है कि लास्ट में सर हम 1% से रह गए या आधे मार्क्स से रह गए या 1 मार्क्स से रह गए, वट एवर रीजन इज, तो वहां पर देखिए आप लोगों का क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। ओवरहेड, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। द कंसेप्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी ऑफ प्लांट एज यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज इट्स। अब वो कहता है कि भैया ये आइडल कैपेसिटी ऑफ प्लांट ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कहाँ पर यूज किया जाता है। बेस्ट कैपेसिटी फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। कैपेसिटी यूज फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी बिलो विच प्रोडक्शन शुड नॉट फॉल। हमें क्या ढूंढना है, द कंसेप्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी ऑफ प्लांट एज यूज्ड इन। सीधी सी बात है कि भैया आइडल कैपेसिटी की जो बात कर रहा है ना, हालांकि मैं इसमें टॉपिक की वो भी थ्योरी डालना चाहता था, पर थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्लास लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है जब क्लास है ना। तो देखिए आपको ये टर्म याद रखनी है, थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, इसका ये आइडल कैपेसिटी ये, और साथ में आपको ध्यान रखना है, हालांकि मैं इसका टॉपिक आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके साथ आपको इसका लिंकअप करना है। अभी हम इसके पूरे डिटेल में नहीं जा सकते, ये थ्योरी का टॉपिक है, तो आपको ये याद रख लेना, ठीक है। मैंने आपको यही इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि थोड़े से आपको ये याद हो जाए, क्योंकि देखिए जो ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो टेक्निकली जो थ्योरी की हमने बात करी थी उसी के बेसिस पे रहता है ये, है ना। दूसरा, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। अब ये क्या कह रहा था, अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स। अच्छा, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे एक वर्ड में, यहाँ पर जब मैंने होल आइटम्स वर्ड को पढ़ा, ध्यान देंगे, ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर, ये क्या कह रहा है कि भैया पूरी के पूरे खर्चे को, जैसे मैंने मीटर वाला खर्चा बोला था ना, मीटर वाला, ठीक है, मीटर का खर्चा, पूरा का पूरा खर्च जब आपको पता है किसी के ऊपर एलोकेट कर सकते हो, आप किसी के ऊपर बांट सकते हो, किसी के ऊपर बांट सकते हो, तो उसको हम कहाँ डालेंगे, एलोकेशन। ये होल आइटम जब वर्ड आया ना तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। और जब आप अपोर्शन करते हो तो आप होल का होल खर्चा, पूरे के पूरे खर्चा नहीं चार्ज कर पाते, आप वहाँ पे प्रपोर्शन में चार्ज करते हो, अनुपातिक तौर पर, वहाँ पे अनुपातिक तौर पर होता है, यहाँ पर होल आइटम्स होता है। जैसे ही होल आइटम्स इसने लिखे तो आप सीधा समझ जाना कॉस्ट एलोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट अपोर्शन में ये प्रपोर्शन की बात करेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखें ना, अपोर्शन में प्रपोर्शन, वेरी गुड सर, ये तो राइमिंग बन गई, ठीक है। तो ये आपको याद रहना है। अब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, वो तो सोखना होता है, खर्चों को सोखना होता है, तो यहाँ अवशोषण करना होता है, अवशोषण तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेना भैया। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ। अब प्राइमरी पैकिंग किसका भाग है, मैंने बता ही दिया आपको, फटाफट से बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, सेलिंग ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। सर आपको टाइम दे रहा हूँ सर, अभी हमने देखा था प्रोडक्शन कॉस्ट का,
प्राइमरी पैकिंग है। अगर सेकेंडरी पैकिंग होती तो सेकेंडरी का क्या करते, सेलिंग में ले जाते ना। हालांकि इसके और भी डिफरेंट सिनेरियो हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे कि अगर आप सेकेंडरी पैकिंग में इसने सबको कवर कर लिया। हालांकि अगर आप सीए की बुक्स पढ़ते, आईपीसीसी की बुक पढ़ते, तो उसमें आपको 3-4 कैटेगरी और दे देंगे। अगर किसको पढ़ना हो तो जाके वहाँ पढ़ सकता है, मैंने आपको हिंट दे दिया, वहाँ पर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी। बट आपके लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप प्राइमरी का प्रोडक्शन कॉस्ट और सेकेंडरी का सेलिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। बैड डेट, अब बैड डेट क्या है? बैड डेट किसका उदाहरण हो जाएगा भैया? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, सेलिंग का या एडमिन खर्चों का। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे कौन से आते हैं? बांटने वाले खर्चे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का खर्चा, वो कहाँ आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। मैंने ऊपर आपको दिए हुए हैं ये खर्चे, है ना, पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्शन में उत्पादन से रिलेटेड, यानी कि वेजेस हो गई, फैक्ट्री के खर्चे हो गए, तो वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे। सेलिंग मतलब बेचने से खर्चे, बेचने से रिलेटेड। और एडमिन ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे। तो यार यहाँ तो कवर ही नहीं हो रहा। आप बताइए फटाफट से, आंसर सोच लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ अब। देखिए क्या है, बैड डेट्स किससे रिलेटेड है? बैड डेट्स रिलेटेड है डायरेक्ट आपकी सेल से। किससे रिलेटेड है? सेल से, ठीक है। सेल करोगे तभी तो बैड डेट्स होगा। हालांकि इसके ऊपर एक और ओपिनियन भी है, पर उस ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या माना जाएगा? सेलिंग ओवरहेड से, ठीक है जी। क्योंकि देखिए अलग अलग मत होते हैं, कोई कहता है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सीधा P&L में डालो। पर यहाँ पर क्या माना गया है बुक्स में? सेल्स का खर्चा है, सेल्स का ओवरहेड है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, अभी हमने ना कैपेसिटी के बारे में चर्चा क्यों करी थी, मैं ये क्वेश्चन करवा देना चाहता था आपको। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रेफर्स टू, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? तो थ्योरेटिकल मतलब पूरी कैपेसिटी, फिर हमने पढ़ी थी प्रैक्टिकल, फिर हम पढ़ रहे हैं हम नॉर्मल, थर्ड वाली ध्यान रखना। वो क्या थी? मैक्सिमम कैपेसिटी। अच्छा ये बिटवीन, क्वेश्चन क्या है कि किसके मध्य का भाग है वो, क्या था वो? मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी। याद रखो, पूछ ही नॉर्मल कैपेसिटी रहा है, तो ये तो गलत है। मैक्सिमम कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखते हैं। प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड। और चौथा क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। तो फ्रेंड जब हम नॉर्मल कैपेसिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ वो क्लियर कट बोल रहा था प्रैक्टिकल कैपेसिटी, कि आप प्रैक्टिकली कितना काम कर सकते हो, ठीक है। और एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड, इन दोनों के मध्य वो रहता है, ठीक है। उसका मैक्सिमम कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी वाले को भी आप क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी वाले को भी क्या उड़ा देंगे? प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर कितना काम हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था 80-90% हो रहा है, पर लंबी अवधि में मैंने इसीलिए वर्ड आपको बार बार क्लिक किया था, पीरियड ध्यान रखना, उसमें कितना काम हो पा रहा है और उसमें कितनी कमी रह पा रही है। आज छोटी अवधि है, मैं 90% कैपेसिटी पे काम कर पा रहा हूँ, पर लंबी अवधि में ध्यान रखेंगे, लंबी अवधि में ऑन एन एवरेज, यहाँ पर एवरेज की आपको एवरेज की ना गंध आनी चाहिए, एवरेज टाइम की। नॉर्मल किसको बोलेंगे? एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी तो मैं शॉर्ट टर्म में कभी 90% पे काम कर रहा हूँ, कभी 70% पे काम कर रहा हूँ। जो ये बीच में जो आइडल कैपेसिटी आ रही है ना, इसके ये क्या करा देगी? आपका एवरेज करवा देगी। तो उसी एवरेज को निकालने के लिए आपका पॉइंट हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना, ठीक है। और जहाँ पर इसके ऊपर आपने अगर डिटेल में और समझना है तो मैंने आपको यहाँ पर दे ही दिया थ्योरी इसकी, और बाकी आपके पास बुक्स इतनी सारी हैं ही हैं, कॉलेज की ले लेके बैठे हो। मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताता जा रहा हूँ। अब वो कहता है कि कुछ आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग ए स्पेसिफिक साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसका साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड है? अभी तो मैंने आपको मेथड तो बता ही दिए थे, फॉर्मूलाज वाले। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्रत्यक्ष श्रम लागत। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये कौन सा टॉपिक आ गया? ये मैंने आपको कहा था ना, ये मैंने क्लासेस में कवर किया हुआ, ये फॉर्मूलाज वाला ही है कि वो 10 लाख रुपए को आप कैसे बांटोगे। तो ये कहता है कि व्यवहारिक तौर पर कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से सही माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा सही माना गया है। तो इसने पहला ऑप्शन दिया डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा दिया प्राइम कॉस्ट। तो ये तीनों ही माने जाते हैं, ध्यान रखना, एक बार मेरी बात को पूरा सुन लेना। ये तीनों ही मेथड सही हैं, चौथा मेथड भी सही है, ये मेथड यूज किए जाते हैं। पर क्वेश्चन क्या था? साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड है, मतलब इनमें से बेस्ट वो कौन सा है जो साइंस के आधार पर खरा उतरता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस मशीन आवर रेट पे। अब ये क्यों है, थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पर बता देता हूँ आपको। होता क्या है,
जैसे मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले लिया, मैंने कहा खर्चा हुआ मेरा ओवरहेड का 10 लाख रुपए, मेरा मटेरियल खर्च, मैं बेस क्या, वो क्वेश्चन कह रहा है बेस ले लो आप मटेरियल, मैंने मटेरियल ले लिया कि मेरा मटेरियल का खर्चा हो रहा है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब जैसे मैं 1 करोड़ से डिवाइड देता हूँ तो मटेरियल और ओवरहेड का, मटेरियल डिवाइड करने में और ओवरहेड का ना कई बार ना डायरेक्ट बढ़िया नहीं जचता। आप भी कहोगे यार डायरेक्ट बेस क्यों मटेरियल को ले रहे हो, क्वेश्चन कह दे तो लेना पड़ेगा, क्वेश्चन ने कह दिया तो लेना है, बट नॉर्मली हम लोग मटेरियल से नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट लेबर से निकालते हैं या आवर रेट से निकालते हैं, मशीन आवर रेट से। लेबर से भी ज़्यादा क्यों नहीं निकालते, क्योंकि देखिए लेबर आती है और लेबर इतनी इफेक्टिवली और बराबर हर घंटे काम नहीं करती। सुबह सुबह हो सकता है मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, दोपहर होते होते मैं थोड़ा डाउन हो रहा हूँ और शाम होते मैं और ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ। मशीन क्या है, मशीन सुबह भी वैसे काम करेगी, मशीन दोपहर को भी वैसे काम करेगी, मशीन शाम को भी वैसे काम करेगी। तो जो मशीन के घंटे हैं वो साइंटिफिकली ज़्यादा आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे और इक्वल बेसिस पे देंगे, मतलब उसका जो एवरेज निकलेगा, इससे जो डिवाइड करके आंसर निकलेगा वो हर क्षण बराबर रहेगा, वो हर क्षण बढ़िया तरीके से दिखाएगा। तो इसलिए मशीन रेट को ये ज़्यादा क्या मानते हैं, साइंटिफिक मानते हैं। बाकी अपने को और ज़्यादा डिटेल में क्यों जाना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके और ऐसे वीडियोज़, ऐसी और फाइल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कर दिया करो भैया, इतनी मेहनत लगती है सारा डेटा बनाने में, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।